हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एसएससी स्टडी विद नेहा। जैसा कि हम नंबर सिस्टम स्टार्ट कर चुके थे, उसमें हमने एपी कंप्लीट कर ली थी, जीपी कंप्लीट कर ली थी। मैंने आपको बताया था इसमें एक एचपी सीरीज़ भी होती है, एचपी सीरीज़, जिसको बोलते हैं हम हार्मोनिक प्रोग्रेशन। हार्मोनिक प्रोग्रेशन। जिसके पास भी मैथ्स 12th तक था तो भी, और जिसके पास मैथ्स 10th तक था तो भी, ये वाली सीरीज़ जो होती है हमने सीबीएसई के अंडर या किसी भी बोर्ड के अंदर स्कूलिंग टाइम में नहीं पढ़ी है। ये इसमें ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते हैं, लेकिन फिर भी हम इसको कवर करके चलेंगे क्योंकि इसका एक छोटा सा रोल हमारे कुछ एग्ज़ाम्स में कुछ टाइप ऑफ क्वेश्चंस में पूछ लेते हैं। सो स्टार्ट करते हैं हम इसे। देखो, जैसे अगर हमसे कह दिया जाए ए बी सी आर इन एच पी, ठीक है। अगर हमें कोई भी सीक्वेंस देके कह दिया जाए ए कि वो एच पी में है, तो फॉर श्योर उनका रेसिप्रोकल जो होगा वो ए पी में होगा, ठीक है। इट मीन्स अगर हमें किसी सीक्वेंस का पता लगाना है कि वो एच पी में है या नहीं है, तो उनका रेसिप्रोकल करके देख लो। अगर उनका रेसिप्रोकल ए पी में है यानी अर्थमेटिक में है, तो डेफिनेटली वो जो सीक्वेंस हमें दी गई है वो एच पी में होगी। ओके, नाउ देखो, इसी के बेस पर अगर हम इसके बेस पर अगर हम करेंगे तो 1/b माइनस में 1/a इक्वल होगा 1/c माइनस में 1/b, क्योंकि कॉमन डिफरेंस सेम होता है। सेकेंड टर्म माइनस में फर्स्ट टर्म एंड हेयर द थर्ड टर्म माइनस में सेकेंड टर्म, है ना। जब हम इनको सॉल्व करेंगे, इसको इधर लेकर आएंगे और इसको इधर लेकर जाएंगे, तो ये हो जाएगा 1/b प्लस में 1/b इज इक्वल्स टू 1/c प्लस में 1/a। ओके, ये हो जाएगा यहाँ पे 2b इज इक्वल्स टू a प्लस c/ca, राइट। जब हम इसको इधर लेकर जाएंगे और इसको इधर लेकर जाएंगे, तो ये हो जाएगा 2ca इज इक्वल्स टू b इंटू में a प्लस c, राइट। तो अब इसके बेसिस पर हम क्या कह सकते हैं, जो हमारी मिडल टर्म है वो क्या है, b इज इक्वल्स टू 2ca डिवाइडेड बाय a प्लस c, राइट। ये हम कह सकते हैं। ये किसकी मिडल टर्म निकली है, ये हमारी HP की मिडल टर्म निकली है। किसकी निकली है, HP की। डन। आई होप इसमें समझ में आ गया होगा, इसमें समझने लायक कुछ भी नहीं था। आगे प्रोसीड करते हैं हम इसको, ठीक है। दोबारा रिपीट कर रही हूँ, एचपी में कोई सीरीज गिवन है तो उन सीरीज का रेसिप्रोकल जो होगा वो एपी में होगा डेफिनेटली। अगर हमें कोई सीरीज देकर ये पता करना हो हमें कि वो सीरीज एचपी में है या नहीं है, तो उन सीरीज का रेसिप्रोकल करके चेक कर लेंगे। अगर वो एपी में है तो डेफिनेटली जो सीरीज हमें दी गई है वो एचपी में होगी। सो नाउ कम टू द नेक्स्ट। देखो, अब अगर हमें दिया गया है 9, 2x माइनस 1 एंड 16 आर इन एपी, ठीक है। अगर ये एपी में है, सॉरी एचपी में है अगर, ठीक है, और फिर हमसे पूछा जाए फाइंड द वैल्यू ऑफ x, तो निकाल सकते हैं। अब हम कैसे निकाल सकते हैं, अभी हमने बताया था कि मिडल टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, b इज इक्वल्स टू 2ca बाय a प्लस c, राइट। तो b, अब इसकी जगह वैल्यू पुट कर देंगे। अब इसमें क्या है, देखो, ये वाली टर्म हमारे पास है a, ये वाली टर्म है b, ये वाली टर्म है c, राइट। अब जब हम इनको सॉल्व करेंगे तो क्या, इनकी वैल्यूज रख देंगे। b की जगह रखेंगे 2x माइनस 1, ये हो जाएगा 2 इंटू 9 इंटू में 16, देन 9 प्लस 16, राइट। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2x माइनस में 1 इज इक्वल्स टू में 288 डिवाइडेड बाय 25। अब ये जो 1 है ये इधर जाके हो जाएगा प्लस 2x इज इक्वल्स टू 288 डिवाइड बाय 25 प्लस 1। ओके, यहाँ से जब x की वैल्यू निकलेगी तो ये निकलेगा ऐसे 313 डिवाइड बाय 25 इंटू 2, है ना। हेयर द x इज 313 डिवाइड बाय 50। ये हमारी निकल गई x की वैल्यू। एक बार देख लो, किसी को कोई डाउट हो तो प्लीज़।
नाउ कम टू द नेक्स्ट। अब देखो अर्थमेटिक मीन। अर्थमेटिक मीन कैसे निकालते हैं? ए एक्स बी आर इन ए पी। अगर हमें ये दिया गया है तो हमें सबको पता है x माइनस ए इज इक्वल्स टू बी माइनस एक्स होगा इक्वल, कॉमन डिफरेंस जो होता है वो सेम होता है, ठीक है। तो यहाँ से 2x इज इक्वल्स टू हो जाएगा a प्लस बी, राइट। यहाँ से x हो जाएगा a प्लस बी बाई 2, ठीक है। ये जो x है ये हमारा क्या है? ये है अर्थमेटिक मीन। अर्थमेटिक मीन इज इक्वल्स टू a प्लस बी बाई 2, राइट। इसको ध्यान रखना है हमें। ये मैंने जल्दी जल्दी इसलिए करवाया क्योंकि ये मैं बता चुकी थी एपी में। नाउ कम टू द नेक्स्ट, ज्योमेट्रिक मीन, ठीक है। जियोमेट्रिक मीन देखो, a कोमा एक्स कोमा बी आर इन जीपी। अगर हमें ये बोल दिया जाए तो इसमें क्या होगा? x बाय a कॉमन रेशियो इसमें सेम होती है b बाय एक्स, राइट। सेकेंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट इज इक्वल टू थर्ड टर्म डिवाइडेड बाय सेकेंड, यही होगा। तो यहाँ पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए बी, राइट। यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये x क्या है यहाँ पे? ये है ज्योमेट्रिक मीन, है ना। ज्योमेट्रिक मीन का स्क्वायर क्या है यहाँ पे? ए बी। तो ज्योमेट्रिक मीन क्या हो गया? अंडर रूट ए बी। आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। देखो इसको याद रखना है ना। ज्योमेट्रिक मीन क्या हो गया? रूट ए बी। नाउ कम टू द नेक्स्ट, एच पी। क्या होता है ये? हार्मोनिक मीन। हार्मोनिक मीन को एच पी से डिनोट, एच पी एच एम से डिनोट करेंगे, ठीक है। यहाँ पे ए एक्स बी आर इन एच पी, ठीक है। तो इसमें क्या बताया था मैंने? पहले इसका रेसिप्रोकल करके ए पी में कर देना है। 1 बाय बी आर इन ए पी, राइट। अब 1 बाय एक्स माइनस में 1 बाय ए इज इक्वल्स टू 1 बाय बी माइनस में 1 बाय एक्स, यही होगा ना। अब इसको सॉल्व करके देखो, ये जो टर्म है इसको एक साइड रख देंगे 1 बाय एक्स को। 1 बाय एक्स प्लस में 1 बाय एक्स इज इक्वल्स टू 1 बाय बी प्लस में 1 बाय ए, राइट। अब इसको कैलकुलेट करेंगे हम तो ये हो जाएगा 2 बाय एक्स इज इक्वल्स टू ए प्लस बी डिवाइड में ए बी, है ना। अब देखो हमें एक्स की फॉर्म में आंसर लाना है ना। एक्स की फॉर्म में जब हम आंसर लाएंगे तो ये हो जाएगा इस तरीके से 2ab डिवाइडेड बाय a प्लस बी। ये यहाँ पे क्या है? ये है एच एम, हार्मोनिक मीन, ठीक है। हार्मोनिक मीन क्या है? 2ab डिवाइडेड बाय a प्लस बी। यहाँ पे हमें इसे याद रखना राइट। तीनों मीन हमें याद हो गए हैं, है ना। किसी को कोई डाउट? अब इन तीनों मीन में हम रिलेशन देखेंगे। Now here's the relation between arithmetic mean, harmonic mean and geometric mean. Okay? अब देखो मेरी बात ध्यान से सुनो। हमें क्या करना है? सबसे पहले अर्थमेटिक मीन को इंटू करवा देना है हार्मोनिक मीन से, ठीक है। अर्थमेटिक मीन को हार्मोनिक मीन से इंटू करवा देना। अर्थमेटिक मीन हमारे पास क्या था? हमारे पास था a प्लस बी बाई 2। हार्मोनिक मीन क्या था? अभी निकाले हैं ये दोनों हमने, प्रीवियस चेक करना प्लीज। 2ab बाई a प्लस बी, राइट। अब यहाँ से ध्यान से देखो एक बार, क्या ये a प्लस बी इस a प्लस बी से कैंसिल नहीं हो सकता? हो सकता है भाई। ये 2 इस 2 से कैंसिल नहीं हो सकता? हो सकता है। तो क्या बचा हमारे पास? सिर्फ a b। और ये a b क्या था? ये a b था ज्योमेट्रिक मीन का स्क्वायर, है ना। हमने निकाला था ना पीछे। तो हम क्या कह सकते हैं? देयरफॉर वी कैन से दैट कि ज्योमेट्रिक मीन का स्क्वायर इक्वल है अर्थमेटिक मीन इनटू में हार्मोनिक मीन,
राइट। तो ज्योमेट्रिक मीन अंडर रूट अर्थमेटिक मीन इनटू में हार्मोनिक मीन। किसी को कोई डाउट? होना भी नहीं चाहिए, ठीक है। इसको अब हमें याद रखना है। इस रिलेशन को हम यूज करेंगे डायरेक्टली क्वेश्चन में जब हमारे पास क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। नाउ ध्यान से देखो, अब हमें ए और बी की वैल्यू दे रखी है। लाइक ए दे रखा है हमें 9 फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, और बी दे रखा है हमें 16, ठीक है। अब हम पहले ए एम निकालेंगे, यानी अर्थमेटिक मीन निकालेंगे। अर्थमेटिक मीन क्या था? a प्लस बी बाय 2। जब इसको निकालेंगे तो क्या निकलेगा आंसर? 9 प्लस 16 बाय 2 दैट इज 12.5, राइट। अब ज्योमेट्रिक मीन निकालेंगे। ज्योमेट्रिक मीन क्या था? ज्योमेट्रिक मीन हमारे पास था अंडर रूट ऑफ ए बी, ठीक है। अंडर रूट ऑफ ए बी करेंगे तो 9 प्लस 16 दैट इज 12, ठीक है। नाउ एच एम हार्मोनिक मीन। हार्मोनिक मीन का क्या फॉर्मूला था? हार्मोनिक मीन का फॉर्मूला था 2ab बाय a प्लस बी, राइट। इसमें पुट करेंगे वैल्यू तो ये हो जाएगा 2 इंटू में 9 इंटू में 16 डिवाइड बाय 25, सॉरी 25, 9 प्लस 16 हो जाएगा ना 25। तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा 11.56। अब देखो ध्यान से, ये वैल्यूज में सबसे बड़ी वैल्यू किसकी है? देखो सेम ए और बी होने के बाद, तीनों के लिए सेम ए और बी यूज किया ना, तो सबसे बड़ी वैल्यू किसकी आई है? अर्थमेटिक मीन की, फिर ज्योमेट्रिक मीन की, और फिर एच हार्मोनिक मीन की, राइट। तो हम क्या कह सकते हैं? हम इस बेस पर, इस कंक्लूजन के बेस पर ये कह सकते हैं कि अर्थमेटिक मीन जो होता है वो ग्रेटर होता है ज्योमेट्रिक मीन से ऑलवेज, अगर वैल्यू सेम है, और ज्योमेट्रिक मीन ग्रेटर होता है हार्मोनिक मीन से, ठीक है, राइट। अब मेरी बात ध्यान से सुनो एक बार। अब इसमें भी मैं एक केस बता देती हूँ, ठीक है। नाउ कम टू द नेक्स्ट। देखो अभी हमने क्या पढ़ा है कि अर्थमेटिक मीन ग्रेटर होता है ज्योमेट्रिक मीन से और ये ग्रेटर होता है हार्मोनिक मीन से। इसके दो केस बताती हूँ मैं आपको। अगर a इक्वल नहीं है b के, यानी a और b की वैल्यू डिफरेंट है, तो ये होता है ये वाली सेम सिचुएशन, ठीक है। अर्थमेटिक मीन ग्रेटर देन ज्योमेट्रिक मीन ग्रेटर देन हार्मोनिक मीन, राइट। अगर a इक्वल है b से तो ये होता है कुछ इस तरीके से, अर्थमेटिक मीन इक्वल है ज्योमेट्रिक मीन के और इक्वल है हार्मोनिक मीन, ये तीनों इक्वल होते हैं। दैट मीन्स जब हम ये स्टेटमेंट लिखेंगे तो हम इसमें ग्रेटर देन और इक्वल टू का साइन लगाएंगे, ठीक है। हार्मोनिक मीन इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू हार्मोनिक मीन। अब यानी फॉर्मूला ये होता है, ठीक है। अब हम किसी भी बेस पर हमसे डायरेक्टली भी पूछ सकते हैं ये कि ये किस तरीके से होता है। ध्यान से देख लो एक बार इसे। नाउ कम टू द नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चंस, ठीक है। हमें सीक्वेंस दी गई है 1 प्लस 1 बाय 2 इंटू में 1 प्लस 1 बाय 3 इंटू में 1 प्लस 1 बाय 4 इंटू में 1 प्लस 1 बाय 5 एंड सो ऑन अप टू n प्लस 1 बाय n, ठीक है। इसको सॉल्व करने के लिए कहा गया है अब हमें कि इसको सॉल्व करना है। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो थोड़ा ध्यान से देखो, ये क्या बनेगा? इस टर्म को सॉल्व करके ये बन जाएगा 3/2, राइट। यहाँ इंटू का साइन है, ये हो जाएगा 4/3। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 5/4। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा ये हो जाएगा 6/5, ठीक है, राइट। जब यहाँ तक सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा n प्लस 1 बाय n, ठीक है। अब ध्यान से देखो प्लीज, क्या ये 3 यहाँ पे, ये 3 इस 3 से कट रहा है, राइट। ये 4 इस 4 से कट रहा है, ये 5 इस 5 से कट रहा है, तो ऐसे ही कट रहे हैं। ये वाला 6 आगे वाले 6 से कटेगा, है ना। यानी जो ऊपर वाला नंबर है वो नेक्स्ट टर्म के साथ कट रहा है, ठीक है। ऊपर वाला नंबर नेक्स्ट टर्म के साथ कट रहा है, तो ये n कौन से कट जाएगा? यहाँ प्रीवियस वाली टर्म के ऊपर वाले से, है ना। तो यानी यहाँ ये बचा और यहाँ ये बचा, तो सॉल्यूशन में क्या आ जाएगा? इसमें n प्लस 1 बाय 2। हमारी सॉल्यूशन वैल्यू क्या आई? n प्लस 1 बाय 2। आई होप समझ में आ गया होगा। मैं दोबारा बता रही हूँ, इनको जब हमने सॉल्व किया तो ये आया 3/2, ये 4/3, ये 5/4, ये 6/5 एंड हियर द लास्ट वन इज n प्लस 1 बाय n।
हमारा जो न्यूमरेटर है फर्स्ट टर्म का वो सेकेंड टर्म के डिनोमिनेटर से कट रहा है, ठीक है। तो फर्स्ट टर्म में सिर्फ 2 बच गया ना हमारे पास, और इनटू में टर्म्स है सारी, तो बाकी बीच के सारे टर्म्स कट गए हैं, ठीक है। यहाँ का जो सेकेंड लास्ट टर्म का डिनोमिनेटर है वो सेकेंड थर्ड मतलब थर्ड लास्ट, ठीक है, उसके न्यूमरेटर से कट जाएगा। जो सेकेंड लास्ट टर्म का जो न्यूमरेटर है वो हमारा लास्ट टर्म के डिनोमिनेटर से कट गया, तो लास्ट टर्म का सिर्फ न्यूमरेटर हमारे पास बचा, ठीक है। अब ये दोनों इनटू में है, यहाँ बचा था 1/2, यहाँ बचा था सिर्फ n+1, और ये दोनों इनटू में थे, तो हमारा आंसर आ गया n+1/2। आई होप सबको समझ में आ गया होगा, इसमें कोई समझने वाली चीज़ नहीं थी। इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 1+1/5 इंटू में 1+1/6 इंटू में 1+1/7 एंड सो ऑन अप टू द 1+1/n, राइट। अब देखो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो सेम वैसी ही सिचुएशन है, ठीक है, बिल्कुल उसके तरह ही। यहाँ ये बन जाएगा 6/5, है ना, यहाँ पे बन जाएगा 7/6। देखो करके दिखा देती हूँ, 6/5 इंटू में 7/6 इंटू में 8/7 एंड अप टू हेयर n+1/n, ठीक है। यहाँ पे भी देखो ये 6 इसके साथ, ये 7 इसके साथ, ये 8 अगले के साथ, और यहाँ पे ये n इधर के ऊपर वाले के साथ, जो भी टर्म होगी सेकेंड लास्ट, ठीक है ना। तो अब क्या बच जाएगा आंसर बच जाएगा हमारे पास n+1/5। आई होप किसी को डाउट नहीं है। अब देखो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ठीक है। अब देखो सेम है, इसको सॉल्व करना है। सॉल्व करेंगे तो ये टर्म कुछ इस तरीके से बनेगी। देखो जब हम इसको ऊपर लेकर जाएंगे तो ये बन जाएगा हमारे पास x+1+1/x+1, राइट। ये इनटू में जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा x+2+1/x+2 इनटू में x+3+1/x+3 इनटू में x+4+1/x+4 इंटू में x+5+1/x+5, राइट। ये था। अब इसको देखो सॉल्व करेंगे, जब हम इसको पूरा प्लस कर देंगे तो ये हो जाएगा x+2/x+1 इंटू में x+3/x+2 इंटू में x+4/x+3 इंटू में x+5/x+4 इंटू में x+6/x+5, राइट। अब ध्यान से देखो सारी टर्म इनटू में है, तो क्या ये टर्म हम इससे कैंसिल नहीं कर सकते? ये इससे कैंसिल कर सकते हैं, ये वाली टर्म इससे कैंसिल कर सकते हैं, ये वाली टर्म इससे कैंसिल कर सकते हैं। तो लास्ट हमारे पास क्या बचा? x+6/x+1, राइट। ये हमारा हो जाएगा आंसर। देखो ये सिंपल सीक्वेंस है, ना ये एपी है, ना जीपी है, ना एचपी है। तो इस तरह की जब भी आपको सीक्वेंस दी जाएगी तो कुछ इस तरीके के लॉजिक्स लग के कैंसिल आउट टर्म्स होगी, और फर्स्ट और लास्ट टर्म जर्नली बचेगी, जिसको हमने किसी भी तरीके से निकाल के इजी वे में सॉल्व करके निकाल लेना है आंसर, ठीक है। ऐसा नहीं है कि हर क्वेश्चन में ही ट्रिक्स बताई जाए तभी क्वेश्चन सॉल्व होंगे। कुछ क्वेश्चन बहुत ईजी होते हैं तो उनको इसमें लॉन्ग शॉर्ट कुछ भी नहीं बचता, क्योंकि फिर तो उनको कंप्लीट सॉल्व करके ही आंसर निकालना होता है। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 1 - 1/2 इंटू में 1 - 1/3 इंटू में 1 - 1/4 इंटू में 1 - 1/5 सो ऑन 1 - में 1/x, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो सेम उसी तरीके से हो जाएगा। ये हो जाएगा 1/2 इंटू में 2/3 इंटू में 3/4 इंटू में 4/5 एंड सो ऑन हेयर द इज x - 1/x, ठीक है। देखो ये कैंसिल होगा इसी तरीके से, ये 3 इस 3 के साथ, ये 4 इस 4 के साथ, ये 5 इस 5 के साथ। तो फिर यहाँ पर इसके जो सेकेंड लास्ट टर्म है उसके डिनोमिनेटर के साथ लास्ट टर्म का न्यूमरेटर, ठीक है ना। तो फिर हमारे पास आंसर क्या बच जाएगा? फर्स्ट टर्म का न्यूमरेटर अपॉन में लास्ट टर्म का डिनोमिनेटर। ज़रूरी नहीं है कि हमेशा फर्स्ट टर्म में से डिनोमिनेटर ही बचे, देख लेना कैंसिल करके कहाँ क्या बच रहा है, ठीक है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ये, राइट। नाउ द नेक्स्ट इज
हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है 1/4 इंटू में 2/6 इंटू में 3/8 इंटू में 4/10 सो ऑन इंटू में 31/64 इज इक्वल्स टू 1/2 की पावर n। ठीक है, और इसमें हमें बोला है फाइंड द वैल्यू ऑफ n। ठीक है, ध्यान से देखो इसे एक बार। देखो, जब इस सीक्वेंस को हम देखेंगे तो एक बार बिल्कुल ठंडे दिमाग से, ये इस 2 से ये 4 कट रहा है 2 पे, राइट। इस 3 से ये 6 कट रहा है 2 पे, राइट। इस 4 से ये 8 कट रहा है 2 पे। ठीक है, तो नेक्स्ट टर्म से जाहिर सी बात है ये कटेगा 2 पे, है ना। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, ये 1/2 है ना, फर्स्ट टर्म है तो 2 की पावर भी क्या है 2 की पावर 1, है ना। सेकेंड टर्म है तो 2 की पावर यहाँ तक क्या हो जाएगी मल्टीप्लाई करके 2। थर्ड टर्म पे तो 2 की पावर हो जाएगी 3। फोर्थ टर्म तक जब हम इंटू करवाएंगे तो 2 की पावर हो जाएगी 4। तो भाई लास्ट टर्म यहाँ पर देखो, ये 31 भी तो कटेगा ना यहाँ किसी नंबर से जिसके कटने पे 2 आए, है ना। ऐसे ही कटेगा ना, जो हमारी नेक्स्ट टर्म के न्यूमरेटर से कट रहा है डिनोमिनेटर 2 पे, तो यहाँ पे ऐसा कोई नंबर होगा ना जो इसका डबल होगा, यानी 62 होगा, और इससे पहले वाला नंबर होगा 30, राइट, है ना। जब भी तो ये कटेगा ना 2 पे। मेरी बात समझ में आई? मैं एक बार दोबारा बता रही हूँ। देखो, ये यहाँ पे 31/64, जो नेक्स्ट टर्म है उसके न्यूमरेटर से प्रीवियस टर्म का डिनोमिनेटर 2 पे कट रहा है ना। तो यहाँ पे कोई ऐसी वैल्यू होनी चाहिए ना जो इसकी डबल हो, तो क्या होगी 62 होगी ना, जब भी तो ये कटेगा 2 पे। और यहाँ इससे प्रीवियस वाला नंबर होना चाहिए, है ना। हर में देखो इससे प्रीवियस नंबर है तो यहाँ हो जाएगा 30, राइट। तो ये कट गया 2 पे। यहाँ तक 2 की कितनी पावर हो जाएगी? देखो, जब हम सेकंड टर्म तक आए थे तो 2 की पावर 2 हो गई थी, थर्ड टर्म पे आए तो 3 हो गई पावर, तो यहाँ तक 2 की पावर कितनी हो जाएगी? 2 की पावर हो जाएगी 30, है ना। अब देखो इसको 64 को 2 की कितनी पावर में रख सकते हैं हम? 31 को भूल जाओ भाई, कट गया ये 31 तो यहाँ 2 से, है ना। अब बचा ये 64 सिर्फ यहाँ पे 1/64, और यहाँ तक भी ये 30 कट गया था प्रीवियस वाली टर्म से, ठीक है। तो यहाँ पे बचा था सिर्फ 1/2 की पावर 30, राइट। किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए प्लीज़। अगर डाउट हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं दोबारा इनको सॉल्व करवा दूंगी, बट आई डोंट थिंक सो कि इसके अलावा कुछ भी बचा है। तो फिर ये 1/64, अब यहाँ पे इनटू में है 1/64, ये बचा ना, यहाँ तक सॉल्व कर दिया, यहाँ तक हम टर्म्स को सॉल्व कर चुके हैं, सारी कट गई है, 1/2 की पावर 30 बचा है बस, है ना। आ गया समझ में? अब 1/64 को हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं? 1/64 को हम लिख सकते हैं 1/2 की पावर 6, ठीक है। अब इनटू में है तो ये पावर क्या हो जाएगी? ऐड, है ना। तो ये हो जाएगा 1/2 की पावर 30 + 6, ठीक है। और यहाँ पे क्या इक्वल टू में 2 की पावर n, तो ये n हो जाएगा 30 + 6, हियर द n इज 36। किसी को कोई डाउट? क्या मैं दोबारा बताऊं? देखो मैं एक बार फिर बता रही हूँ, ठीक है। 1/4, 2/6, नेक्स्ट टर्म का जो न्यूमरेटर है वो प्रीवियस टर्म के डिनोमिनेटर को 2 पे काट रही है। हर नेक्स्ट टर्म प्रीवियस टर्म के डिनोमिनेटर को 2 पे काट रही है। तो ये वाला 2 इस वाले 4 को 2 पे काटेगा, ये वाला 3 इस वाले 6 को 2 पे काटेगा। तो जाहिर सी बात है जो लास्ट टर्म का हमारा 31 है वो प्रीवियस टर्म के डिनोमिनेटर को 2 पे काटेगा, ऐसा कोई डिनोमिनेटर होगा, यानी 31 का डबल होगा, राइट। तो यहाँ 62 होगा, और न्यूमरेटर तो बिल्कुल कॉन्टिन्यूटी में चल रहे, तो 31 से पहले क्या आ जाएगा? 30। ये 30 कट चुका होगा भाई इससे पहले वाली टर्म से, ठीक है। तो यहाँ सिर्फ बचा है 1/2, 2 की पावर कितनी होती चली गई? यहाँ तक 1/2 कितनी बार आया है? 30 टाइम्स आया, तो इसको लिख देंगे हम 1/2 की पावर 30, ठीक है। अब यहाँ बचा था 1/64, वो हमने ऐसे का ऐसे उतार लिया है, ठीक है। यहाँ देखो 1/64 को लिख सकते हैं हम 1/2 की पावर 6, ठीक है। जब यहाँ पे 1/2 की पावर 30 इंटू में 1/2 की पावर 6 हो जाएगी, तो हम जब बेस सेम हो
और पावर डिफरेंट हो और मल्टीप्लाई में हो तो पावर्स को ऐड कर देते, वही केस हमने यहाँ पे किया है। फिर इसको डायरेक्ट, और इसको इक्वल टू में हमें दे ही रखा था ये, तो फिर यहाँ से हमने n की वैल्यू निकाली, राइट। आई डोंट थिंक सो इसमें किसी को भी कोई डाउट है। इस तरीके से हम वैल्यूज निकाल लेंगे और देखते हैं इस तरीके के क्वेश्चन, शायद फिर और क्लियर हो जाएगा। देखो 1/4 इंटू में 2/6 इंटू में 3/8 इंटू में 4/10 इंटू में सो ऑन अप टू 15/32 इज इक्वल्स टू 1/2 की पावर n। यहाँ पर भी हमें क्या निकालना है, फाइंड n। ध्यान से देखो, वही करते चलना है। ये 2 पे कटता जा रहा है, ठीक है, 2 पे कटता जा रहा है तो 2 की पावर उतनी ही बनता जा रहा है, ठीक है। यहाँ तक आएगा तो 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, है ना। देखो मैं किस बेसिस पर बता रही हूँ, ये हो रहा है 1/2 इंटू में 1/2 इंटू में 1/2। चलो अब इतना ही लेकर देखते तो इसको हम कैलकुलेट करके 2 की पावर 3 लिख सकते हैं ना। मैं ये चीज़ें बोल रही हूँ बार बार, ठीक है। तो अभी ये प्रोसेस तो हमें आगे तक लेकर जाना है। अब देखो यहाँ पे भी इससे पहले वाली टर्म में देखो, यहाँ न्यूमरेटर तो होगा 14, है ना, क्योंकि कॉन्टिन्यूटी में चल रहा है। यहाँ पर कोई ऐसा नंबर होगा जो इसका डबल होगा, यानी 30 होगा, है ना, तभी तो ये 2 पे कटेगा। और ये वाला यहाँ कट चुका होगा, यहाँ पे कोई भी टर्म होगी जो उससे, तो यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पे 2 की पावर यहाँ तक कितनी आ गई है, 2 की पावर आ गई है 14, है ना। ऊपर वाला जो नंबर है उतनी ही पावर में जा रहा है ना। देखो यहाँ तक 3 टर्म ली थी तो 2 की पावर 3 आ रही थी, तो 14 टर्म तक 2 की पावर 14 हो जाएगी। तो 1/2 की पावर 14 इंटू में यहाँ क्या बचा, 1/32, है ना, और ये इक्वल टू 1/2 की पावर n। तो 1/2 की पावर 14 इंटू में 1/32 को क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 5, है ना, इज इक्वल्स टू 1/2 की पावर n। अब इंटू में है, ठीक है, टर्म बेस सेम है, पावर डिफरेंट है, ऐड कर देंगे 1/2 की पावर 14 प्लस में 5 इज इक्वल्स टू 1/2 की पावर n, राइट। जब हम इसको ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 1/2 की पावर 19 इज इक्वल्स टू 1/2 की पावर n। तो हेयर द n इज 19, आंसर इज दिस, ठीक है। आई होप समझ में आ गया होगा। देखो इसी तरीके से मैं एक और क्वेश्चन दे देती हूँ आपको। 1/4 इंटू में 2/6 इंटू में 3/8 इंटू में 4/10 इंटू में सो ऑन 63/128 इज इक्वल्स टू 1/2 की पावर n। यहाँ पर भी हमें फाइंड द वैल्यू ऑफ n, ठीक है, हमें n की वैल्यू निकालनी है। देखो बिल्कुल सेम उसी तरीके से होगा, तो इसलिए इस क्वेश्चन को आप खुद सॉल्व करके देखेंगे और आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में प्लीज़ बता देंगे। फिर मैं आपको बता दूंगी, अगर आंसर गलत होगा तो इसका सॉल्यूशन करके मैं नेक्स्ट वीडियो में दिखा दूंगी। ओके, प्लीज़ ट्राई कीजिएगा, बहुत ईजी है, सिंपल उसी फॉर्मेट से होगा जैसे मैंने इससे पहले 2 क्वेश्चन सॉल्व किए। ओके, सो नाउ द नेक्स्ट टाइप इज, क्वेश्चन के नेक्स्ट टाइप पे आते हैं। 1 + 1/1 + 1/1 + 1/a, ठीक है। इस तरीके का क्वेश्चन में सॉल्व करके हमें बोला जाता है कि इसकी वैल्यू निकालो। दिखने में बहुत डिफिकल्ट लग रहा है ना, दिखने में बहुत डिफिकल्ट लग रहा है ना, कुछ नहीं करना, बहुत आसान है। देखो इसको जो सॉल्व करके वैल्यू आएगी ना, वो इसके साथ इनटू करके रेसिप्रोकल कर देना है, राइट। इसको सॉल्व करके क्या बना, देखो इसको सॉल्व करके बना हमारे पास इसको सॉल्व करके बना हमारे पास इसको सॉल्व करके बना a + 1/a, ठीक है। इसको उल्टा करके इसके साथ मल्टीप्लाई करवा दो, क्या बन गया ये a/a + 1, ठीक है। अब देखो इस वाली टर्म को ध्यान से देखो, ये क्या हो गया 1 + a/a + 1, है ना। इसको सॉल्व करेंगे, जो आएगा वो इसके साथ इंटू करवा देंगे रेसिप्रोकल करके। इसको इंटू करवा के बनेगा ये 2a + 1/a + 1, है ना, यही बनेगा ना। इसको रेसिप्रोकल करवाना है और इसके साथ इंटू करवा देना है, तो ये हो जाएगा a + 1/2a + 1, ठीक है। अब देखो ये 1 के साथ इंटू करवा के, तो ये टोटल टर्म क्या बनी 1 + a + 1/2a + 1, ठीक है, यही बनी ना। अब इसकी जो वैल्यू आएगी वो इसके साथ इंटू करवा के रेसिप्रोकल, ठीक है। अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा हमारा 3a + 2/2a + 1। आ रहा है समझ, है ना। या मैं इसको और बड़ा बड़ा करके दिखाऊं, मैं थोड़ा और बड़ा कर देती हूँ, ठीक है। ये देखो इस तरीके से था +1/1 + 1/1 + 1/a, राइट, ये था।
ये जो टर्म है ये डिनोमिनेटर में है, जब हम इसको ऊपर लेकर जाएंगे तो ये रेसिप्रोकल कर देते हैं हम इस नंबर से मल्टीप्लाई करने के लिए, राइट। इसका सम आ रहा है, क्या आया हमारे पास, a+1/a, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करके इसके साथ इंटू करवा देना है, तो रेसिप्रोकल करना है तो a+1, ठीक है। अब ये 1 के साथ इंटू कर, ये पूरी टर्म, ये जो टर्म बनी है ये क्या बनी है, देखो ध्यान से, ये कुछ इस तरीके से 1 + a/a+1 है ना, 1 से इंटू करके तो यही बनेगा। जो इसका आंसर आएगा, इसका आंसर क्या आया है, 2a+1/a+1 है ना, यही आया ना सॉल्व करके, देखो इसको सॉल्व करके इधर जाएगा, इसका इंटू करवा के यहाँ इसका रेसिप्रोकल कर देंगे और इसके साथ इंटू करवा देंगे, तो ये हो जाएगा a+1/2a+1, ठीक है। अब देखो इस वाली चीज़ को देखो, इस वाली चीज़ को देखोगे तो इसका आंसर आएगा 3a+2/2a+1। अब क्या करना है, इसका रेसिप्रोकल करवा के इसके साथ इंटू, है ना, तो ये हो जाएगा यहाँ पे 2a+1/3a+2, है ना। अब इसके साथ 1 और कोई ऐड में नहीं था, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 2a+1/3a+2। थोड़ा सा दिखने में ट्रिकी है, मतलब थोड़ा सा टफ है, सॉरी, दिखने में, लेकिन इजी है, करके देखना है। प्रैक्टिस से जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतने ज़्यादा क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा होने के चांसेस हो जाएंगे। ये तो था एक ही फॉर्मेट में, ठीक है। अब हम नंबर के फॉर्मेट में इसी टाइप के क्वेश्चंस करेंगे। देखो अगर हमें दे दिया जाए ये 1 / 1 + 1/1 + 1/1 + 1/2। अब देखो ध्यान से देखो, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या बनेगा, हमारे पास आंसर बनेगा 3/2। इस 3/2 को हमें इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, लेकिन रेसिप्रोकल करके, तो ये तो इसका आंसर आया, तो यहाँ कर देंगे 2/3, ठीक है। अब देखो, अब इस वाली टर्म को सॉल्व करके देखो क्या आंसर बन रहा है हमारे पास। इस वाली टर्म को सॉल्व करके आंसर बन रहा है हमारे पास 5/3। अब ये 5/3 इसके साथ इंटू में करना है, लेकिन रेसिप्रोकल करके 3/5, राइट। अब देखो इसको सॉल्व करना है, अब ये है हमारे पास, इसको सॉल्व करने के बाद आंसर बनेगा हमारे पास 8/5, ठीक है। अब ये 8/5 जो है इसके साथ मल्टीप्लाई जाएगा, लेकिन रेसिप्रोकल हो गया, क्योंकि जो देखो जब हम ऐसे करते हैं ना, 1/2 है डिवाइड में 5/3 है, ठीक है। तो जब हम इसको लिखते हैं तो हम ऐसे लिखते हैं ना, 1/2 इंटू में इसका रेसिप्रोकल 3/5, ऐसे ही लिखते हैं ना। तो भाई अब यहाँ पे दो चीज, मतलब ये p/q की फॉर्म में नहीं, 1 ही है, तो 1 की फॉर्म में भी तो रेसिप्रोकल करके इंटू में जाएगा ना, वही चीज हम कर रहे हैं। अब इसका रेसिप्रोकल करके जाएगा तो ये हो जाएगा 5/8। तो लास्ट आंसर मल्टीप्लाई 1 से 5, तो हमारा आंसर क्या निकला, 5/8। आया किसी को समझ? सबको आ गया, क्योंकि इतनी बड़ी चीज ही नहीं थी कि समझ में ना आए, राइट। और देख लेते हैं ऐसे क्वेश्चन, ताकि और इजीली समझ में आ जाए। ये है 1 / 1 + 1 डिवाइडेड बाय 1 + 1 डिवाइडेड बाय 1 + 1/3, ठीक है। देखो इसको सॉल्व करके क्या बना हमारे पास 3/4। अब ये इनटू में जाएगा यहाँ पे 4/3 जाएगा ना, नहीं सॉरी, ये सॉरी ये बना था 4/3 और ये इनटू में करके जाएगा 3/4, ठीक है। अब देखो जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा 7/4, ठीक है। करके देख लो भाई, ये टर्म है 1 + 3/4, जब इसको सॉल्व करेंगे तो 7/4 बनेगा, ठीक है। अब 7/4 है तो यहाँ पे 4/7 इंटू में, ठीक है। जब हम इस टर्म को सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा हमारे पास 11/7, ठीक है। अब ये इसके साथ इंटू में जाएगा तो ये हो जाएगा 7/11। 7/11 को 1 से इंटू करवाएंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 7/11 ही लास्ट। ये हमारा इसका था आंसर, ठीक है। किसी को कोई डाउट? आई डोंट थिंक सो इसमें किसी को भी कोई डाउट था। देखो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिखने में बिल्कुल वैसा है, लेकिन यहाँ पर क्या चेंज कर दिया, यहाँ पे a b c डाल दिया और इक्वल टू में वैल्यू हमें पहले दे रखी है, और हमसे कहा है कि फाइंड a + b + c। देखो अगर हम इसे उसी तरीके से सॉल्व करेंगे जैसे हमने पहले इधर की वैल्यू निकालने के लिए सॉल्व किया, तो ये हमारे लिए बहुत टफ पड़ेगा। लेकिन इसका सबसे ईजी तरीका मैं बताती हूँ, इसको ट्रिक, ठीक है, याद रख लेना, दिमाग में बिठा लेना, बिल्कुल चुटकियों में ये क्वेश्चन सॉल्व। अब देखो जो ये नंबर दे रखा है ना, जनरली हम डिवाइड कैसे करते हैं, इसको जनरली डिवाइड करते हैं हम 11 को रखते हैं हम अंदर
सॉरी 7 को रखते हैं अंदर और 11 को रखते हैं बाहर। ये तो होता है हमारा नॉर्मल डिवीजन। लेकिन इस टाइप का क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हमें ऐसे नहीं करना है, हमें क्या करना है, 11 को अंदर रखना है, ठीक है, 11 को अंदर रखना है और 7 को रखना है बाहर, ठीक है, जो हमें बाहर दे रखा है, ठीक है। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये कैसे कटेगा, ये जाएगा 7 पे 1 पे, ठीक है। तो यहाँ क्या बचेगा, यहाँ पे बचेगा हमारे पास 4, ठीक है, 4 बचा। अब इसके लिए अंदर डिवीजन में ले आएंगे 7, ये वाली वैल्यू उठा के जिससे हो रहा था, ठीक है, इसको काटेंगे तो ये जाएगा 4 कहाँ पे 1 पे, ठीक है। फिर क्या बचा हमारे पास 3। अब इसके लिए अंदर क्या ले आएंगे, ये वाला नंबर, ठीक है, ऐसे चेन बनाते चलेंगे और ये भी जाएगा 1 पे 3। अब डिनोमिनेटर क्या बच गया 1, यहाँ पे छोड़ देंगे हम क्योंकि हमें 3 ही वैल्यू निकालनी है। अब जो पहला क्वेश्चन है वो हमारा होगा ए, जो दूसरा क्वेश्चन है वो हमारा होगा बी, जो तीसरा क्वेश्चन है वो हमारा होगा सी। डन। अब a प्लस बी प्लस सी करना है हमें, तो क्या आ जाएगा आंसर हमारा, a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल्स टू 3, क्योंकि 1 1 1 था। किसी को कोई डाउट? जब भी ऐसे क्वेश्चंस दिए जाए तो हमें क्या करना है, नीचे वाली टर्म को डिवाइड कर देना है ऊपर वाली टर्म से, ठीक है, नीचे वाली टर्म को डिवाइड कर देते हैं ऊपर वाली टर्म से। जो क्वेश्चन आते जाएंगे 1 बाय 1 वो हमारे ऊपर से लेके डाउनवर्ड में जितनी भी वैल्यूज पूछी गई हैं उनके आंसर होंगे, राइट। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब देखो ए बी सी 1 ही था क्या हमारा, हमें कैसे पता चलेगा भाई 1 ही था। देखो ये तो क्वेश्चन में आपको ये 1 ही था, मैंने पीछे एक क्वेश्चन करवाया था, देखो ध्यान से, ये वाला क्वेश्चन मैंने यहाँ पे करवाया था, यहाँ पे हमारा आंसर निकला था 7 बाई 11। यहाँ देखो तीनों जगह 1 था, जहाँ पे मैंने ए बी और सी दिया था तो इनको सॉल्व करके 7 बाई 11 निकला था, है ना। तो इस बेसिस पर हम इसको वेरीफाई मैंने आप लोगों को करवा दिया है कि ये ट्रिक बिल्कुल ही वैलिड है, इसमें कोई डाउट नहीं है कि किसी भी तरीके से आंसर गलत निकलेगा। जब भी ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए सीधे उठा के डिवीजन कर देना, थोड़ा सा देखो चेंज है, जनरली हम ऐसे डिवाइड करते हैं लेकिन हमें यहाँ पे ऐसे करना है, ठीक है। क्वेश्चन जो हमारे निकलेंगे वो हमारे ऐसे निकलता चला जाएगा। नाउ सेम ऐसे ही क्वेश्चन एक दो और देख लेते हैं जिससे कि हमें परफेक्शन हो जाए इनमें। नाउ देखो नेक्स्ट हमें क्वेश्चन दिया गया है 1 a प्लस 1 बाय बी प्लस 1 बाय सी प्लस 1 बाय डी, ठीक है, यहाँ डी। अब पूछा है हमसे यही फाइंड a प्लस बी प्लस सी प्लस डी, ठीक है। जब हम इसको सॉल्व करेंगे और ये हमें इक्वल टू में दे रखा है 11 बाय 17, ठीक है। क्या करना है अब हमें, नीचे वाली टर्म कहाँ रखनी है हमें, अंदर, और ऊपर वाली बाहर। जब इसको डिवाइड करेंगे तो ये 1 पे ही जाएगा, ठीक है। तो रिमाइंडर क्या बचेगा 6, इसके अंदर क्या ले आएंगे जो यहाँ पर बाहर था, ठीक है, ये फिर जाएगा कितने पे 1 पे, ठीक है, 1 पे जाएगा, रिमाइंडर बचेगा हमारे पास 5, ठीक है। फिर इसके अंदर क्या जाएगा 6, है ना, क्योंकि यहाँ था ये 6 जाएगा, फिर ये जाएगा 1 पे ही 5, रिमाइंडर क्या बचा 1। अब देखो ध्यान से, पहला क्वेश्चन ए, दूसरा क्वेश्चन बी, तीसरा क्वेश्चन सी। अब डी के लिए तो कुछ बचा ही नहीं है क्योंकि रिमाइंडर हमारा 1 आ गया लास्ट में। अब इसको तो क्या डिवाइड करें हम किसी से भी, है ना। तो ये जो है ना हमारा लास्ट जो हमारा ये होता है हमारा डी। ध्यान रहेगा, इससे ज़्यादा कभी भी नहीं पूछेगा तो वैल्यू इतनी बड़ी होगी कि हम सॉल्व करते चले जाएंगे आगे। ध्यान आई बात, क्वेश्चन लास्ट वाली टर्म जो होगी वो इधर वाली होगी। डन। तो अब ए प्लस बी प्लस डी क्या हो जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी का आंसर क्या आ जाएगा 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 5 था ना यहाँ पे, तो आंसर हो जाएगा हमारा 8। ये हमारा होगा आंसर, राइट। किसी को कोई भी डाउट? आई डोंट थिंक सो कि इसमें किसी को भी डाउट है। प्लीज़ अगर हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, मैं दोबारा बता दूंगी। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं ऐसा ही ताकि हमें बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाए। देखो नाउ द क्वेश्चन इज 1 डिवाइडेड बाय a प्लस 1 बाय b प्लस 1 डिवाइड बाय c प्लस 1 बाय d एंड इट्स इक्वल टू 38 बाय 121, ठीक है। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो कैसे होगा ये सॉल्व, 121 अंदर, बाहर क्या 38। जब इसको डिवाइड करेंगे तो कितने पे जाएगा, ये जाएगा 3 पे, ओके 3 पे जाएगा 114, माइनस करेंगे हमारा रिमाइंडर बचेगा 7। अब अंदर क्या जाएगा 38, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये जाएगा 5 पे 35, राइट। अब रिमाइंडर क्या बचा हमारे पास 3, अब इसके अंदर क्या जाएगा 7, ये कितने पे जाएगा, ये जाएगा 2 पे, ठीक है 2 पे जाएगा तो ये हो जाएगा 6, रिमाइंडर बचा हमारा 1, यहीं पे छोड़ देंगे। अब देखो ये हमारा हो गया ए,
ये हो गया बी, ये हो गया सी और ये इधर हो गया डी, राइट। किसी को कोई डाउट? अब हमें निकालना क्या था इस क्वेश्चन में? निकालना हमें था वही फाइंड ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, ठीक है। निकाल देंगे, क्या हो जाएगा? ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी इज 3 + 5 + 2 + हेयर द 3, ठीक है। आंसर क्या आ जाएगा हमारा? करके देख लेना, ठीक है। क्या हो जाएगा? 5 + 2 7, 7 + 6 13। आई होप आप सभी को ये समझ में आ गया होगा। इसी के साथ हमारी एचपी भी कंप्लीट और नंबर सिस्टम में फर्दर मोर रिलेटेड क्वेश्चंस भी कंप्लीट। अब आई डोंट थिंक सो नंबर सिस्टम में कुछ भी बचा है। मैंने आपको जितने भी लेक्चर्स दिए हैं नंबर सिस्टम के बेसिस पर, उसके अंदर कोई भी टाइप हमारा नहीं बचा है। फिर भी अगर आप लोगों को लगता हो कि कोई टाइप रह गया हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में मेंशन करके पूछ लेना, मैं उनको भी समझा दूंगी। और इसी के साथ हमारा नंबर सिस्टम कंप्लीट होता है। इसके ऊपर हम प्रैक्टिस सेट भी करेंगे, जो फर्दर मोर टॉपिक स्टार्ट करने के दौरान हम बीच में कर लेंगे। कभी भी कोई भी प्रैक्टिस सेट में किसी दिन अपलोड कर दूंगी, आप उसको सॉल्व कर लीजिएगा। जो क्वेश्चंस नहीं होंगे या होंगे मैं उनको फर्दर नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीटली सॉल्व करवा के आपको दिखा दूंगी, ठीक है। आप नंबर सिस्टम को प्लीज़ बार बार रिवाइज कीजिएगा और कोई भी अच्छी बुक, कोई भी बेस्ट बुक लेकर कोई भी बुक उठा लेना, जो भी आपका मन करे, जो भी बुक आपके पास अवेलेबल हो उससे नंबर सिस्टम के क्वेश्चन ट्राई कीजिएगा। और अगर आपसे कोई भी क्वेश्चन सॉल्व ना हो तो प्लीज़ मुझसे पूछ लीजिएगा। अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा इस वीडियो को, ताकि सब मेरी वीडियो से हेल्प ले सके और अपने इस टॉपिक को स्ट्रॉन्ग कर सकें। फर्दर मोर ऐसे ही कॉन्सेप्ट्स और ट्रिक्स आगे आने वाले टॉपिक्स पे पढ़ने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।